Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 3rd of the NCERT solution for the chapter federalism. In last two videos we have done 7 questions for the same chapter, and today we are going to start 8th question, and I hope last two parts are clear to all of you. So let us start with question number 8 today. Question number 8 is asking, why are some states unhappy about the role of governor? We have already understood in the last question only कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे provisions हैं जिसके थ्रू हमें ऐसा लगता है कि center is more powerful in comparison of the states, and governor appointment was one of the best example for that, right? तो अभी आपसे यही पूछा गया है कि जो states हैं why are they unhappy with this governor? आप लोगों ने appointment already देख ली थी, right? So I think this question should be clear to all of you. So let us have a look towards the answer. The role of a governor is referred to an interference by the central government in the functioning of the state government. आपको क्या दिख रहा है कि जो गवर्नर होते हैं हमेशा फंक्शनिंग में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हीं की रिकमेंडेशंस पे क्या होता है, इमरजेंसी इंपोज हो सकती है. उन्हीं की रिकमेंडेशंस के बेस पे कोई और चीजें वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए कोई बिल रख सकते हैं अपने पास, राइट? सो हेंस इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल. तो चीजें कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, ऑलवेज द स्टेट गवर्नमेंट्स फील दैट गवर्नर इज जस्ट इंटरफेयरिंग इन दैट ओनली, right? Second is, this controversy becomes much more if the power vests in the different lands at the center and the state, right? क्योंकि क्या होता है, कंट्रोवर्सी और ज्यादा हो जाती है ना. क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट की अलग अलग पावर्स है ना, और अलग अलग प्लेसेस पे क्या हो जाता है, सेंटर अपनी पावर्स को यूटिलाइज करता है ऑन द स्टेट्स ओनली. Okay, so as per Article 356, the governor exercises the power to recommend the dissolution of the state assembly. और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर Article 356 लगता है तो on whose recommendation it will work? Of course, it will be on the recommendation of governor only. So, governor exercises the control to recommend the dissolution. उन्हीं की recommendation पे क्या होता है, dissolution हो जाता है state assembly का, right? So I hope, देखो और आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पर्सन है ना गवर्नर, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर टू द स्टेट्स, बिकॉज इट इज अपॉइंटेड, सॉरी ही इज और शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर ओनली, बाय द प्रेसिडेंट ओनली ना. एंड इफ प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग दैम इन एवरी स्टेट, सो इट इज जस्ट इंटरफेरेंस ओनली ना. तो आप लोग क्या क्या फील कर सकते हो, हम लोग फील कर सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है, वो इंटरफेरेंस कर रही है, राइट? अलॉन्ग विद दैट कई बार ऐसा लगता है कि सेंटर की ज्यादा पावर्स है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज आर्टिकल 356 ऑफ द कंट्री, जिसके थ्रू गवर्नर्स अपनी कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि यस वो डिसोल्व कर सकते हैं गवर्नमेंट को, एंड दिस इज शोइंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. और यही कुछ चीजें जो स्टेट्स को अच्छी नहीं लगती रिगार्डिंग द गवर्नर. ओके, नाउ वी आर एबल टू सी फ्यू द एग्जांपल्स. देखो एग्जांपल्स कैसे हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर इन 1980s. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में 1980s में क्या किया, डिसमिस कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को. दीज थिंग्स, दीज एग्जांपल्स आर शोइंग अस द कंट्रोवर्शियल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर. मतलब गवर्नर कई बार क्या करते हैं, देखो गवर्नर्स के ऊपर हमेशा क्या एलिगेशंस लगते हैं कि दे आर द एजेंट ऑफ द सेंटर, और कई बार ऐसा प्रूव भी हुआ है कि वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, दे आर वर्किंग अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंटर ओनली, राइट? तो इसलिए हमेशा क्या फील होता है, हमेशा ऐसा ही फील होता है कि वो सेंटर का एजेंट है, और वो सेंटर का एजेंट है, दैट्स व्हाई व्हाट इज हैपनिंग कि वो सेंटर की बातें मान रहे हैं. ओके, इन बिहार ऑल्सो स्टेट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इन 2005. और बिहार में भी क्या हुआ है, असेंबली डिसॉल्व हो गई. कब डिसॉल्व हो गई, 2005 में. और किसकी रिकमेंडेशन पे, अगेन द गवर्नर इज द पर्सन, right? So though it was later pronounced unconstitutional due to these practices of the governor, the state remained unhappy with them. हालांकि कई बार ये चीजें क्या होती हैं, बाद में इन चीजों को बोल दिया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू द थिंग एट द चैप्टर रीडिंग टाइम ऑल्सो कि ये जो आर्टिकल 356 है ना, ये हमारी कंट्री का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल है, जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा अथॉरिटी देता है कि वो अपनी अथॉरिटीज को, अपनी पावर्स को इंपोज कर सकता है स्टेट्स के ऊपर. ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, बिहार में भी सेम इशू था, जम्मू कश्मीर में भी सेम इशू था, एंड आंध्रा में भी.
तो इसी वजह से अब देखो कोई किसी की फंक्शनिंग के ऊपर, और ऑल दो द पर्सन हु आर वर्किंग एज द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी तो क्या है, इलेक्टेड है ना। सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया है, वो पर्सन क्या बता रहा है, वो पर्सन उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के लिए सफिशिएंट है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे में तो क्या हो गया, उन इलेक्टेड लोगों का इंपॉर्टेंस क्या रह गया, राइट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सम स्टेट्स रिमेन अनहैप्पी विद देम, right, with the responsibilities, with the functioning of the governor, right. I think question number 8 is clear to all of you. आप इसमें उसकी जो आपके गवर्नर्स होते हैं, आप उसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी ऐड कर सकते हो, उनकी फंक्शनिंग भी ऐड, ऑलरेडी फंक्शनिंग का आपने एग्जांपल देख ही लिया, आपने कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स भी देख लिए उनकी फंक्शनिंग के बारे में। सो आई होप यू आर एबल टू राइट द आंसर नाउ। ओके, नाउ इफ वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो आपको क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ अ स्टेट in a state if the government is not being run according to the provisions of the constitution। तो क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, प्रेसिडेंट का रूल इंपोज हो सकता है, दैट इज वेरी करेक्ट थिंग। सो स्टेट वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर अ फिट केस फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। आपको कोई कंडीशन बतानी है जो फिट है बिल्कुल, किसके लिए, अगर हमें इंपोज करना है प्रेसिडेंट का रूल, और आपको उसके रीजंस भी बताने कि क्यों ये पोजीशन सही है फॉर द imposition of the president rule, right? अब देखो फर्स्ट आपसे पूछा गया है, 2 members of the state legislative assembly belonging to the main opposition party have been killed। देखो 2 members हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब वो MLAs हैं, ओके, बिलोंगिंग टू मेन अपोजिशन पार्टी, जो मेन अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं, they were killed by criminals and the opposition is demanding dismissal of the state government, राइट। अब देखो क्या है कि अब जो पर्सन है, जो MLAs हैं, उनको मारा है, और इस वजह से अपोजिशन पार्टी क्या डिमांड कर रही है कि फंक्शन नहीं हो रहा प्रॉपरली, इसलिए क्या कर दो, स्टेट में इमरजेंसी इंपोज कर दो। सो डू यू थिंक इमरजेंसी लगेगी? हाँ जी, लगेगी इमरजेंसी? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 2 पर्सन की डेथ हुई है, 2 पर्सन को मारा गया है, तो क्या 2 पर्सन के मारे जाने से हम इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं? हाउ डज दिस एग्जाम्पल शोइंग टू यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन फेल्ड देयर? ऐसा कोई एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? नो। सो द सर्कमस्टांसेस डज नॉट शो द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, हेंस द प्रेसिडेंट्स रूल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 356। मतलब इस आर्टिकल के अंडर इमरजेंसी लगती कब है? जब ये लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं चल पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। तो हाँ, यहां पर ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। ओके, दूसरा, किडनैपिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर रेंसम इन ऑन राइज, मतलब बच्चों की एक टाइप से किडनैपिंग हो रही है, फाइनेंशियल डिमांड्स वगैरह इन सब के लिए। द नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स आर इंक्रीजिंग, वुमेन्स के अगेंस्ट भी क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि आप इंपोज कर सकते हो इमरजेंसी? तो दिस इज नॉट करेक्ट मैनर, राइट। क्योंकि अगर देखो इन ऐसे ऑल दो दीज आर सीरियस इश्यूज विच शुड बी डील प्रॉपरली, लेकिन क्या सिर्फ किडनैपिंग के केसेस है? क्योंकि ऐसे केसेस तो डेली हमारे पुलिस स्टेशन में आते रहते हैं, राइट। तो क्या ऐसे बेसिस पे हम लोग इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं? इज दैट मच इजी द थिंग? नो ना। तो अब यहां पर भी क्या है, इट कैन नॉट बी इंपोज, द सर्कमस्टांसेस डज नॉट इंप्लाई फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगेन द सेम थिंग इज दैट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल तो चल रहा है ना, राइट। दीज आर द क्राइम्स, और क्राइम्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एवरी टाइम। तो यहां पर भी प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं हो सकता। Okay, third is no political party has secured majority in the recent elections। उसके अलावा of the state legislative assembly, अब देखो क्या है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाई। It is fear that some MLAs from other parties may be lured to support a political party in return for money। अब ऐसा लग रहा है कि देखो कई बार ऐसा फील हो जाता है ना कि एक पार्टी अगर गवर्नमेंट नहीं बना पाती तो वी आर हैविंग द सोल्यूशन, वी आर हैविंग कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टी क्या कर सकती हैं, वो सपोर्ट गेन करने के लिए मनी का यूज कर सकती हैं, और दूसरी पार्टी उस मनी की खातिर सपोर्ट दे सकती हैं। इज दिस सिचुएशन एप्रोप्रिएट फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो इट इज नॉर्मल ना कि अगर हमारी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, सो वी आर हैविंग ऑप्शन ना, क्या ऑप्शन यूज करते हैं कि वी कैन मेक कोलिशन गवर्नमेंट। और ये चीजें होती हैं, although these are not very clearly represented, but even then these things happen all the time, right? तो अगर इसके बेसिस पे अगर कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, इस बेस पे हम प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं कर सकते,
क्योंकि वी आर हैविंग अल्टरनेटिव फॉर दैट वी कैन फॉर्म अलायंस गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, राइट? After that, different political parties are ruling in the state and at the center, and they are bitter opponent to each other. अब देखो क्या हो सकता है कि दो पार्टीज हैं, सेंट्रल लेवल पे अलग पार्टी है, स्टेट लेवल पे अलग पार्टी है, along with that उनके रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, तो क्या ऐसे में इमरजेंसी इंपोज हो सकती है? अब देखो सबसे बड़ा रीजन ये होता है इमरजेंसी इंपोज होने का। लेकिन अगर आप ये बोल के कि हमारी सेंट्रल लेवल पे अलग पार्टी है, स्टेट लेवल पे अलग पार्टी है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और उसके लिए रिक्वायर्ड है कि प्रेसिडेंट का रूल इंपोज हो जाए, वो मैनर सही नहीं है। इसका यूज होता है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे अलग पार्टी है, स्टेट्स में अलग पार्टी है, तो दिस थिंग कैन बी यूज्ड, क्योंकि इसका एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये मिसयूज होने वाला आर्टिकल है, राइट? सो देखो टू पार्टीज आर रूलिंग इन द स्टेट एंड द सेंटर in the federalism, though they may be better opponent to each other, but it is not the situation to impose president rule. मतलब आप बोलकर president rule impose नहीं कर सकते हो। हालांकि हमारी कंट्री में मिसयूज हुआ है, we have seen it many of the times। आप लोगों ने अभी भी एग्जाम्पल पढ़ा बिहार का, आंध्रा का, राइट? लेकिन अगर सिर्फ आप ये बोलो that on central level we are having this party, on state level we are having this party, and these are bitter to each other, so that's why system is not working properly and it is better to impose president rule. It is not possible. Clear? I think यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद more than 2000 people have been killed in the communal riots. अब देखो उसके लिए क्या हो सकता है, अब देखो क्या बोला गया आपको, 2000 से ज्यादा लोग कम्युनल रायोट्स में मारे गए। मतलब रिलीजन के नाम पे क्या हो रहा है, रिलीजन के नाम पे क्या हो सकता है, दंगे हो रहे हैं। ओके, अब ये सिचुएशन सही है, क्यों? क्योंकि अब देखो यहां पर मशीनरी फेल हुई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल ना, क्योंकि देखो लोग इतनी लार्ज स्केल पे 2000 पीपल मारे गए हैं, तो इट मींस ऑफ कोर्स द सिचुएशन नॉट इज दैट इज नॉट नॉर्मल ना। तो ये बेस हो सकता है किसके लिए, इमरजेंसी के लिए, राइट? इट इज अ फिट सर्कमस्टेंस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द स्टेट। Hence, it shows the failure of the constitutional machinery. Of course, ये चीज आपको क्या बता रही है कि प्रेसिडेंट का रूल इंपोज हो सकता है, और क्यों हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई है। क्यों फेल हुई है? क्योंकि इतने लोगों की लार्ज स्केल पे जान गई है, राइट? आई होप फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स, वन स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब क्या बोला गया है कि अब देखो क्या है कि यहां पे ऐसी सिचुएशन है जब क्या है कि दो स्टेट्स के बीच का झगड़ा है और दोनों के बीच के ना लिए ना कोई सोल्यूशन निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, बट एक स्टेट ने उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया। तो क्या ये पोजीशन फिट है? देखो ये फिट है। देखो इट इज अ फिट पोजीशन टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल बिकॉज नो स्टेट कैन गो बियॉन्ड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या है कि सारे के सारे स्टेट्स एटलीस्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस को फॉलो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक स्टेट ने मना कर दिया। अगर एक स्टेट बियॉन्ड जा रहा है जुरिस्डिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट को जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है उसके डिसीजंस को नहीं मान रहा, तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज नॉट वर्किंग ना, राइट? If any state is doing this is mean that the administration is not being carried out as per the provisions of the constitution। और ये चीजें सिंपली आपको क्या बता रही हैं, ये चीजें सिंपली आपको यही तो बता रही है ना कि सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट वॉज इजी। Now question number 10, what is this question asking from you? I think question number 9 and 10 both are clear na? Now we are coming on the next question, that is what are the demands raised by the states in their quest for greater autonomy? देखो ऑटोनॉमी की डिमांड्स हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, वो उठती रहती हैं, राइट? जब फेडरलिज्म है तो ऑफ कोर्स स्टेट्स विल बी डिमांडिंग फॉर मोर एंड मोर ऑटोनॉमी, राइट? तो जब डिमांड्स रेज हो रही हैं स्टेट से इन द क्वेस्ट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, तो किस टाइप की डिमांड अराइज हो रही हैं? ओके, द क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो अब देखो आप लोगों ने पढ़ा था ना, इतनी डिमांड्स उठती रहती है। कई बार तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने की बात होती रहती है बिकॉज वी फील कि सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं, स्टेट के पास नहीं है। ओके, सो डिफरेंट स्टेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स टू डिमांड मोर ऑटोनॉमी। अब स्टेट्स हमेशा क्या करते हैं, स्टेट्स ऑलवेज ट्राई दैट दे शुड हैव मोर पावर्स। ओके, तो इन विच मैनर दे डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, किस किस चीज के रिगार्डिंग वो मोर ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं?
तो स्टेट डिमांडेड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था, कुछ टैक्सेशन रेवेन्यूज ऐसे हैं जिनको मोस्टली हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, राइट। हालांकि ऑल दो वी हैव स्टडीड सम फ्यू ऑफ द रेवेन्यू विच आर इंपोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट फिर भी रेवेन्यू के मामले में कौन ज्यादा पावरफुल है, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी स्टेट्स क्या चाह रहे हैं, स्टेट्स चाहते हैं स्टेट डिमांडेड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ताकि उनको सेंटर के ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए डिपेंड ही ना रहना पड़े। वी हैव अंडरस्टूड ना इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो दैट स्टेट इज डिपेंडिंग ऑन द सेंटर फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इसीलिए स्टेट किसके डिमांड करे कि हमें ऑटोनॉमी दे दो इन द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल टास्क, जैसे कि रेवेन्यू हो गया। मतलब अगर उन लोगों के पास अपने सोर्सेज होंगे तो उनको गवर्नमेंट से कुछ मांगना नहीं ना सेंटर वाली से। Getting my point? So state demanded independent sources of revenue, that is Punjab, Tamil Nadu for greater financial powers. और क्यों मांग रहे वो लोग, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल पावर्स हो जाए। Got it? After that, demand to enjoy residual powers by the state as states feel themselves weak and feel their interest to be honored. अब देखो residuary powers कौन सी थी? We have understood 3 type of list: central list, state list and concurrent list. बट उनमें से भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जो ना सेंट्रल का पार्ट है, ना स्टेट का पार्ट है, ना कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, वो आपकी रेजिडुअल पावर्स में आ जाते हैं। एंड वी हैव अंडरस्टूड क्लियरली इन द चैप्टर रीडिंग टाइम ऑल्सो कि जो रेजिडुअल पावर्स है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। तो यहाँ पर स्टेट क्या डिमांड करते हैं, स्टेट हमेशा डिमांड करते हैं कि जो रेजिडुअल पावर्स है ना वो किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के पास होनी चाहिए। और क्यों, क्योंकि वो स्टेट के पास, क्यों, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है उनको ऑनर किया जाए ना एटलीस्ट, right? Because they feel that they are weak, because most of the power center is having. इसलिए वो क्या चाहते हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए, right? After that, demand to enjoy some greater power to legislate laws on the subject of mention in the state list. इसके अलावा क्या है, वो क्या चाह रहे हैं कि वो अपनी कुछ ज्यादा से ज्यादा पावर को एंजॉय करें, right? To legislate law on the subjects mentioned in the state list. जो सब्जेक्ट मेंशन है ना स्टेट लिस्ट में, उन सभी को और ज्यादा से ज्यादा क्या चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर चाह रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय सम पावर्स, राइट। उसके अलावा स्टेट डिमांड ऑटोनॉमी ऑन द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज ऑल्सो। इसीलिए तो देखो लिंग्विस्टिक और कल्चर, इन्हीं चीजों के लिए तो ऑटोनॉमी की डिमांड उठती है, राइट। तो इन चीजों के लिए भी क्या डिमांड करते हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर ऑटोनॉमीज, राइट। तो अब देखो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के रिगार्डिंग भी वो नहीं चाहते कि मैं सेंटर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, सेंटर के ऊपर, ओके। उसके अलावा वो ये भी चाह रहे कि जितने एटलीस्ट स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उनके ऊपर उनकी फुल कमांड होनी चाहिए, उसमें ज्यादा ऑटोनॉमी और होनी चाहिए। आफ्टर दैट दे वांट some powers on the residual powers also, because they are working as the important organ for the functioning of the government, right? वो भी तो सेंटर है भाई, वो मतलब सेंटर का ऑर्डिनेट है ना, सबऑर्डिनेट मान सकते हो आप उनको, तो वो वर्क कर रहे हैं ना प्रॉपरली, तो इसीलिए वो किस चीज की डिमांड करेंगे, डेफिनेटली दे विल बी डिमांडिंग फॉर मोर ऑटोनॉमी, राइट। आई होप 10th क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद क्वेश्चन लास्ट, इट इज Should some states be governed by special provisions? आप लोगों ने पूरा आर्टिकल 370 पढ़ा था, है ना। हमने चैप्टर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की क्यों ऐसी पोजीशन हुई कि हमें जम्मू कश्मीर को इतना स्पेशल स्टेट का स्टेटस देना पड़ा, राइट। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कुछ स्टेट्स को हम स्पेशल प्रोविजंस की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दें? सो डज दिस क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग अदर स्टेट्स? तो क्या अगर ये ऐसी फीलिंग है, अगर एक स्टेट को कुछ आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा दिया, तो क्या ये दूसरे स्टेट में एक टाइप से रिसेंटमेंट, मतलब क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन, क्या उसकी फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? डज दिस हेल्प इन फॉर्जिंग ग्रेटर यूनिटी अमंग द रीजन्स ऑफ द कंट्री? क्या ये जो हमारी कंट्री की यूनिटी है उसको डिस्ट्रॉय करेगा? सो व्हाट आर योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट? अब देखो, ऑफ कोर्स अगर सोचो आप ही क्लास में, सोचो यू आर हैविंग 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास और किसी एक बच्चे को बड़ा स्पेशल वे में ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या आपको बुरा नहीं फील होगा? That we are also paying the same fee, but why the teachers are treating him as special child, right? You will be feeling ना। तो अगर हम सारे इंडिया का पार्ट है तो फिर क्यों किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को इतनी ऑटोनॉमी देनी है, राइट? तो ऑफ कोर्स दिस फीलिंग विल क्रिएट रिसेंटमेंट फीलिंग ना। सम स्टेट्स फील रिसेंटमेंट अमंग अदर स्टेट्स इफ सम स्टेट्स आर ग्रांटेड द स्पेशल प्रोविजंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमेशा ऐसा फील करेंगे कि अगर एक स्टेट को कुछ स्पेशल आपने
अथॉरिटी दे दी तो ऑफ कोर्स अदर स्टेट्स विल बी फिलिंग इट, राइट? सो हमने क्या पढ़ा था इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 370, राइट? सो अंडर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर enjoys more autonomous powers rather than other state. हमने पढ़ा था ना पूरा का पूरा कंटेक्स्ट कि हमारी कंट्री में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस मिला हुआ था. उनका क्या था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना एंथम था. हमारी कंट्री के सारे रूल्स रेगुलेशन वहां तब इंपोज हो रहे थे जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको एक्सेप्ट कर रही थी, राइट? उसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस पर्टेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एटसेट्रा ड्यू टू साइजेबल इंडिजिनियस ट्राइबल पॉपुलेशन विद अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर which they wish to retain under Article 371. अब कुछ और भी स्टेट्स हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मतलब उनके लिए भी हम लोगों ने आर्टिकल 371 में ना स्पेशल प्रोविजंस किए. एंड फॉर व्हाट? जस्ट फॉर देयर लोकेशन ओनली, क्योंकि इनकी लोकेशन कहां पर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में. एंड जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर फीलिंग कि इनका साइजेबल इशू है, ट्राइबल कम्युनिटी है, तो उनका कल्चर भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, राइट? इसीलिए वो लोग क्या बात करते हैं रिगार्डिंग आर्टिकल 371, राइट? तो इसलिए वो भी मोर एंड मोर ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं और उनको कुछ स्पेशल अटेंशन मिला भी हुआ है. सो इवन सम हिल स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड सम अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, गुजरात, आंध्र प्रदेश ऑल्सो एंजॉय सम स्पेशल प्रोविजन. कुछ और भी हमारे स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल हो गया, राइट? जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, आंध्रा हो गया, वो भी क्या करते, दे आर ऑल्सो एंजॉयिंग सम स्पेशल प्रोविजंस, राइट? उसके अलावा सम डिफरेंसेस इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ द पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन उत्तराखंड वेयर द पीपल कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो पुट द पीपल फॉर उत्तर प्रदेश कैन नॉट परचेज इन उत्तराखंड. मतलब देखो क्या है कि अब देखो यहां पर भी क्या है, सम डिफरेंसेस इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. वहां भी क्या है, ऑल दो उत्तराखंड इज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली ना, पहले उत्तर प्रदेश था. हमने क्या फील किया कि सिस्टम इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, राइट? पीपल आर नॉट गवर्न प्रॉपरली, इसलिए हमने क्या कर दिया उसको उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड भी वहीं से निकाल दिया, राइट? अब यहां पर क्या है, व्हेन द पीपल कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड इन उत्तर प्रदेश बट द पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैन नॉट परचेज इन उत्तराखंड. ये क्या करता है, दिस क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग द पीपल. मतलब देखो क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो मतलब अगर कोई उत्तराखंड का पर्सन है वो तो उत्तर प्रदेश में जमीन परचेज कर लेगा, लैंड परचेज कर लेगा, लेकिन अगर कोई पर्सन किसका है, अगर कोई पर्सन उत्तर प्रदेश का, वो उत्तराखंड में परचेज नहीं कर सकता. तो ऑफ कोर्स अब भाई उत्तर प्रदेश वाले क्या बोलेंगे कि अगर हम वहां परचेज नहीं कर सकते तो भाई शुड वी अलाउ द पर्सन ऑफ उत्तराखंड टू परचेज लैंड इन आवर एरिया. दिस फीलिंग विल बी अराइजिंग ना. After that, hence the other states demand the division of power in a common manner to all. इसलिए स्टेट्स हमेशा क्या चाहते हैं कि अगर पावर डिवाइड हो रही है तो ऑफ कोर्स दे शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ज्यादा ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं. आफ्टर दैट दिस फॉर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी ड्यू टू सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल जुडिशरी इन द कंट्री. और यही चीज क्या है, ये क्यों बोलते हैं हम लोग कि और ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज वी आर हैविंग सिंगल सिटीजनशिप, वी आर हैविंग सिंगल जुडिशरी सिस्टम. मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री का एक यूनिफाइड सिस्टम है, राइट? पिरामिड स्ट्रक्चर है. तो वो चीजें अगर हैं, सब कुछ एक यूनिफॉर्म वे में चलता है, तो व्हाई सम काइंड ऑफ स्टेट, सम स्टेट शुड हैव द स्टेटस ऑफ स्पेशल? व्हाई शुड दे एंजॉय सम स्पेशल काइंड ऑफ पावर्स? व्हाई शुड दिस हैपन, राइट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सम स्टेट demand that yes there should be no any kind of special provision for any of the state. We are all equal, we all are Indian, and if we all are Indian, so all the parts of the country they are having equal powers. So why should we treat some states in a special manner, right? So if all the states are the part of India only, so it means all of the states should be treated equally as well, right? इसलिए वो लोग resentment feel करते हैं, and they demand for the equality, right? So this was the last question of the chapter. I think whole NCERT solution, whole NCERT exercise is also completely clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section, right? We will meet in next video. In that we are going to start next chapter of the book, okay? And if you think that you are getting something, okay, I am able to make the chapter clear to all of you and answers also, then please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected definitely.
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।